तो सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार तालियां हो जाएं सभी के लिए, क्योंकि दरअसल ये वो लोग हैं जो ऐसी पार्टियों का नेतृत्व करते हैं जो छत्तीसगढ़ के चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। विनोद जी, जिस मकसद से आपकी पार्टी का गठन हुआ, उस मकसद की पूर्ति इस राज्य में हो रही है या फिर अनदेखी की जा रही है? क्योंकि बार बार इस वक्त पूरे देश में यह मुद्दा है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। ये मैं अब एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम सामाजिक आंदोलन से समाज से सत्ता को जाने के एक अनूठा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक समाज कभी राजनीति नहीं करता और विशेष करके आदिवासी समाज अपने रोटी बेटी परंपराओं में मगन रहता है, उनका ये रीति है। लेकिन जब राज्य बना तब ये बात आई थी संसद में कि आदिवासी बहुल संख्या वाले राज्य को बनाया जा रहा है जिससे आदिवासियों का विकास होगा। यहाँ का 61% एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, जहां पर भूतलक्षी प्रभाव को देखते हुए संविधान का, केंद्र का या राज्य का कोई भी नीति या विधेयक पारित होगा। लेकिन 23 साल हो गया, आदिवासियों की पहचान बड़े बड़े होर्डिंग में देखिए, नीचे खड़े होते हैं। 70 और सरकार कभी चावल बांटता है, कभी चप्पल बांटता है, कभी बोनस बांटता है, यही पहचान रह गई। 9वीं सदी में मध्य भारत में राज करने वाले आदिवासी समुदाय की पहचान इस कदर मिटा दिया गया कि उनके साथ नक्सल नाम अनायास लिया जाता है। आर्टिकल 16(4)(1) कहता है कि जनसंख्या अनुपात में आदिवासियों का आरक्षण दी जाएगी। राज्य बना, हम 32% थे, आरक्षण मिला 20%। किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों पार्टी विधायक थे, आदिवासी विधायक ही थे। आर्टिकल 332 के तहत बने विधायक कोई आवाज नहीं उठाए। हम लड़े। 2006 में केंद्र से परिसीमन का चिट्ठी आई। परिसीमन में 5 सीट इसलिए खत्म हो गया कि हमारा जनसंख्या 32 था, लेकिन आरक्षण हमको 20 दिया गया। ये दुर्भावना हम लगातार लड़ते आ रहे हैं और अभी पिछले 5 सालों से आंदोलन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, विधानसभा घेराव, जेल भरो आंदोलन तक किए। सत्ता पक्ष में 30 विधायक ट्राइबल समाज के, विपक्ष हम 2, 4, 5 सांसद, 1 केंद्रीय मंत्री, कहीं भी किसी संसदीय व्यवस्था में जिक्र नहीं किया कि आदिवासी को 32 मिलना चाहिए। शेड्यूल एरिया का एक नया विधान होता है, पैसा लटपट में बनाए, उसमें भी ग्राम सभा का अधिकार करते। अब समाज करे क्या? हम इतना चिंतित हो गए कि हमारी पहचान, अस्तित्व, लगातार नक्सल एरिया में फर्जी मुठभेड़ के न्यायिक जांच का रिपोर्ट आ गए, आज तक उसको कहीं सार्वजनिक नहीं कर पाए। वो जो गांव के गांव मर गए, 600 गांव उजड़ गए, उनकी चर्चा कौन करेगा? इसलिए समाज ने लगातार आंदोलन के बाद तय किया कि जब तक हमारी आवाज विधानसभा में, लोकसभा नहीं जाएगा, तब तक शायद हमारी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। इसलिए पहला बार प्रयास कर रहे हैं और जहां जहां हम आंदोलन तेज है हमारा, वहां समाज की सहमति साथ एक नया भारत निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर नया पार्टी गठन किए और एक प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी समाज अपनी आवाज को उठाए। आज तक जितने बजट केंद्र के, चाहे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा से जितनी बजट ट्राइबल के लिए आज तक पास हुआ है, अगर उस बजट को आदिवासियों में बांट दूं तो जहां तक मैं समझूं सभी क्या है, मर्सिडीज बेंज गाड़ी खड़ी होगी। इतनी बजट हमारे लिए आ चुकी। लेकिन बजट आया पर पहुंचा नहीं जमीन। आज हमारी हालात आज भी तो भ्रष्टाचार है, मतलब भ्रष्टाचार भी है, सिस्टम भी कहीं न कहीं दिक्कत है। और हमारी आरोप तो ये भी ना कि आज सत्ता में 30 विधायक आदिवासी समाज के हैं, वो क्यों नहीं बोलते? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों में गए हुए विधायक बंधुआ मजदूर की तरह हो जाते हैं, अपनी समाज की बात को रख नहीं पाते। इसलिए समाज पहली बार आंदोलन करते हुए समाज से सत्ता को जाते हुए हमारा राज्य पार्टी गठन किया और इस बार हम 50 सीटों में लड़ेंगे। 50 सीटों पर लड़ेंगे। 29 ऐसे सीट है जो हमारा रिजर्व है, जहां हमारी जनसंख्या वोटर 50% से वो है, और 20 सीट ऐसी है जहां हमारी वोटर संख्या 50,000 से लेकर 1 लाख से 1.25 लाख तक है, जहां आदिवासियों के अधिकारियों को कोई पूछ परख नहीं होता। उसके साथ ही हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य समाज भी जहां जहां हमारे विचार के साथ आएंगे, उनको भी हम प्रत्याशी बनाने की कोशिश करेंगे और सहमति देंगे। नहीं, एक बार रमन सरकार वर्सेस बघेल सरकार, किसने कितने वादे पूरे किए? क्योंकि बघेल सरकार तो कहती है हमने 90% वादे पूरे कर दिए। अब ये नई पार्टी, इनकी एंट्री हुई है, ये कह रहे हैं कि जो जो नहीं कर पाए हम करेंगे। शिक्षा, रोजगार इनका मुख्य एजेंडा दिखाई दे रहा है। आपको लगता है जमीनी स्तर पर अगर 15 साल एक पार्टी रही, उसके बाद 5 साल एक पार्टी रही, वो सिर्फ मैनिफेस्टो के 90% क्या 9% वादे पूरे कर दे तो प्रदेश का भला हो जाएगा? नेहा जी, एक जो बहुत कठिन प्रश्न है
इस प्रदेश के लिए, अगर पूर्व सरकार ने जख्म दिया तो इस सरकार ने कुरेदा है। 12 सूत्री मांग 56 सूत्री बदल गए, एक भी मांग न बीजेपी सरकार ने पूरा किया, न कांग्रेस सरकार ने बुला के पूछने का प्रयास किया। रही बात, बहुत सारी योजनाओं की बात करते हैं, मैं किसी का आपत्ति नहीं करता हूं। जहां पर 30 जगह 30 गांव के लोग 2 साल से आंदोलन करने बैठे हैं, उसको स्कूल में कैसे ले जाएंगे? जहां का 600 गांव वीरान हो गया है, 2.5 लाख लोग अगल बगल के प्रदेश में भूखे, गरीब और भीख मांगने की नौबत पे जी रहे हैं, उनके साथ न्याय कैसे होगा? एर्राबोर, एडेस्मेटा, सारकेगुड़ा में पूरा गांव का गांव को जला दिया गया। नक्सल के मान में घुस के नक्सली मारे कहा गया था, बाद में वो बेगुनाह आदिवासी कोई पूजा पाठ के लिए गया है, कोई जंगल में गया है, उसकी चर्चा कैसे करेंगे? 150 गांव वन ग्राम है जिसको किसानी की महत्व ही नहीं है, उनको जिम्मेदारी नहीं है कि वो धान बेच सके, उनको हक अधिकार नहीं किसान बनने का। ये ऐसे कठिन चीजें हैं जिसमें आज तक कोई सरकार सोचने का प्रयास ही नहीं करता। गरियाबंद के पास में एक जगह है, उसका नाम है सुपेबेड़ा। उस पर भी मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि वहाँ पर लोग किडनी की बीमारी से मर रहे हैं। वहाँ का पानी बहुत दूषित है, आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ के लिए सरकार क्या कर रही है? अभी तक वो प्रॉब्लम अनरिसॉल्व्ड है। हम सरप्लस बिजली की बात करते हैं, आज भी बहुत सारे गाँव में बिजली नहीं। शराबबंदी का वादा करते हैं, शराब की 662 दुकानें संचालित हैं। कोयला अगर देश को देता है, हर तीसरे दिन महिलाओं पर अपराध होता है। एरिया से लोहा अगर इस देश को जाता है शेड्यूल एरिया से, छत्तीसगढ़ से 100% टीन अगर इस देश को जाता है तो बस्तर से आता है। अब इसके बाद भी अगर आदिवासी गरीब बोल के विकास करने की कवायद करोगे तो 76 साल में आप लोगों ने किया क्या? मैं राष्ट्रीय पार्टियों से इसलिए प्रश्न करता हूं, ये जानते हैं आदिवासी जाएगा कहां? आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, यहां वोट नहीं देगा तो यहां वोट देगा। इसलिए मजबूर होकर इस बार समाज ने फैसला किया कि हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे और निश्चित ही इसमें आगे जा रहे हैं। बहुत सारी समस्या, जातिगत जनगणना होना ठीक है या फिर नहीं है? अभी तो आदिवासी समाज अपने अलग से जनगणना कालम की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1951 से 1976 तक हमारा अलग से जनगणना कालम था। अब वो जनगणना कालम चला गया तो ये स्पष्ट हो नहीं पाता कि हमको अधिकार में कहां कहां दिया जा रहा है, कहां कहां रोका जा रहा है। संविधान में बहुत सारी बातों को क्लैरिटी नहीं है और स्पष्ट नहीं। पहले हमारा अलग से कालम था जनगणना कालम, अब हटा दिया गया। तो जो आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 335, आर्टिकल 332, आर्टिकल 340 स्पष्ट प्रावधान आदिवासियों के लिए, वो गरीबी के नाम से नहीं है। जो लोग कहते हैं ना आर्थिक आधार, तो 9वीं शताब्दी के इतिहास देखिए, पूरा मध्य भारत में आदिवासी राजा रहे हैं। रायपुर को बसाने वाला राजा राय सिंह जगत, फिंगेश्वर का राजा तय करता था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन आज जो कवायद चला है मनगढ़ंत बातों की, 23 सूत्री मांग हमारा आज भी यथावत है। कांग्रेस सरकार 2018 में बनने के पहले रावण भाटा में आज के पूरा ट्राइबल विधायक मंत्री हमारे साथ आंदोलन किए और पूरी बातों पे टिक लगाए कि हम पूरी बात मान लेंगे। आज निरुत्तर है, क्योंकि उनको तो कारपोरेट घरानों को आगे बढ़ाना है। अगर आदिवासियों का भला कर दिया तो टीन लेने कौन देगा? लोहा का हम रॉयल्टी मांग लेंगे, कोयले का हम रॉयल्टी मांग लेंगे, हमारे गांव जोड़ने से रोक लेंगे, हम 1 ग्राम में अधिकार मांग लेंगे। लेकिन कुछ लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ना। जातिगत जनगणना बिहार में अनाउंसमेंट हो गया, वहां पर किसका परसेंटेज है? मेहर जी, मैंने जातिगत जनगणना इसलिए उसकी बात नहीं किया। मैंने कहा ट्राइबल्स की अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया होनी चाहिए, क्राइटेरिया है, पारंपरिक अधिकार है। और एक और बात, 13(3) का इस देश के कानून में यह कहता है संविधान में, अगर कोई बात में फंस गया तो आदिवासी रूढ़िजन्य परंपरा को भी कानून का अधिकार है। ये बहुत सारे जो लॉ है, संबंध में मेरा ये कहना है, तब आता है जब आपको अलग से वो कालम हो। आज हमारी संख्या अस्पष्ट है, 605 जनजातियां हैं, उनकी स्थिति क्लियर नहीं है। कहीं पर ट्राइबल में आ रहा है, कहीं एससी में आ रहा है। गोंड जाति यहाँ ट्राइबल में, वहाँ एससी लिखा रहा है। अगर हमारा एक अलग से कालम होगा, मैं जातिगत जनगणना में, क्योंकि देश में तो 6000 ज्यादा जाति होंगी, लेकिन सभी को अपना अगर आइडेंटिटी अगर कोई जाति का है, जैसे ट्राइबल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अगर किसी का आइडेंटिटी अगर बन रहा है तो देना चाहिए। समाज के जिस वर्ग के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग बात है। जिस वर्ग के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके हितों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या हितकारी है? ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, और जिस तरीके से बिहार में मॉडल है वही बाकी राज्यों में भी होना चाहिए? क्या अलग मापदंड होने चाहिए हर राज्य? देखिए, अगर संसद में अचानक 50% का क्राइटेरिया क्रॉस कर दिए
अब तक कहा जाता था कि 50% से वो आप ले नहीं सकते, लेकिन 10% तत्काल दे दिया गया आर्थिक बिहार पे। तो ये तो कहीं ना कहीं इस देश में क्लियर होना चाहिए कि कौन कितने निवासरत हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हर जातियों की अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है। हम देश प्रदेश छोड़ने के बाद भी हमारी आइडेंटिटी होती है, हम इस गांव के हैं, इस समाज से हैं, इस परंपरा से, इस मूड़ा से हैं। तो अगर आइडेंटिटी किसी के है तो रहना चाहिए। देश के संविधान में सबके लिए स्पष्ट प्रोविजन है, लेकिन आज हो क्या रहा है, हेमंत जी बहुसंख्यक समाज, ये कहना है ऐसा पैसा राज्य पूरा है पहुंचेगा तब तो भला जिसका होगा ना। राजस्व अगर यहाँ अरे पर सही पैसा ही नहीं वसूली हो पहुंचता जाए, यहाँ पर। यहाँ कोई कमी नहीं रहेगा, हर व्यक्ति करोड़पति होगा। नहीं, विनोद जी ये कहते हैं कांग्रेस और मर्सिडीज बीजेपी होगी के फिर लोग हर सही आदिवासी सही के पास। बंटवारा नहीं करते हैं। जो आबादी के हिसाब से अगर सब चीज का बंटवारा सही हो जाए, या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ पर आराम से जिंदगी अपना बिताएंगे। इसी बात पे कहना ऐसा चाहूंगा, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है, संसाधन ऐसा से हमारा परिपूर्ण मानना है। छत्तीसगढ़ में जब तक अगर स्थानीय सही सरकार नहीं आ जाए, आएगी, तब तक सबके लिए विकास सोचने वाली सरकार, तो स्थानीय निश्चित रूप से ये सरकार, होगा। ये आज देखिए छत्तीसगढ़ साउथ में ऐसा निश्चित हो अपनी जाए। खुद की सरकार है, उड़ीसा में खुद की सरकार है, उसका शिक्षा तो अच्छा हो गया। जहां जहां स्थानीय सरकार है, संसाधन का सदुपयोग स्थानीय स्तर पे होता है, लेकिन जहां पर सरकार कहीं और से कंट्रोल होता है, जैसे यहाँ का सरकार, तो संसाधन की लूट बदस्तूर जारी रहेगी। आज साउथ को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संसाधन इस देश का है, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर आरक्षण करने का एक मुख्य चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं सभी खास मेहमानों के लिए।